बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो है हमारे साथ इन्यूप्लॉइडी। इन्यूप्लॉइडी किस चीज़ को कहते हैं, इसके साथ कौन कौन से रिलेटिव सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, और जो इन्यूप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी है, ये किस कंडीशंस को कहते हैं, किस सिंड्रोम्स को कहते हैं और किस क्रोमोसोम की चेंजेस की वजह से ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पार्ट फर्स्ट है हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी का, वो इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह डाउन सिंड्रोम को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को बहुत जल्द न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। तो इन्यूप्लॉइडी किस चीज़ को कहते हैं? इन्यूप्लॉइडी के नाम से ज़ाहिर होता है, जो इन्यू का मतलब होता है तो उसका मतलब है एक, ठीक है, ना तो इसका मतलब होता है कि कम या ज़्यादा, बल्कि इसका मतलब क्या है, एक। और प्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम। जैसे कि पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं, पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा और क्रोमोसोम प्लॉइडी को कहते हैं, ठीक है। तो पोली मतलब एक से ज़्यादा एंड प्लॉइडी क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में या तो कमी आ जाए या उसमें एडिशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए और उसमें एक क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी आ जाए, जैसे कि या तो उसकी कमी आ जाए या वो एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए या वो एक क्रोमोसोम गेन हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम इन्यूप्लॉइडी का नेम रेफर कर देते हैं। इन्यूप्लॉइडी को हम क्या कह सकते हैं, सेपरेटिंग एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की जब सेपरेट हो जाते हैं ना तो उस दौरान इसकी ये एबनॉर्मलिटी अकर होती है, जिसको हम डिसजंक्शन या नॉन डिस्जंक्शन एबनॉर्मलिटी भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि अगर इन्यूप्लॉइडी की नाम आ जाए तो आप लोग उस दौरान कह सकते हैं कि नॉन डिस्टेंसिंग एबनॉर्मलिटी, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एनी वेरिएशन इन क्रोमोसोम number that involve individual chromosome rather than entire set of chromosome। बताया गया है कि जब हमारे साथ एक क्रोमोसोम में वेरिएशन आ जाए, अगर हमारे साथ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो कितने हैं, कि हमारे साथ जो टोटल क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 23 मेल से आते हैं, 23 पेयर मेल से आते हैं और 23 फीमेल की होती है, यानी टोटल जो है ना वो हमारे साथ 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है जो कि 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, ये मदर एंड फादर दोनों से आते हैं। अगर इस 46 क्रोमोसोम में एक नंबर ज़्यादा हो गया या एक नंबर कम हो गया तो उस दौरान जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें वेरिएशंस आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, ठीक है, और उस चेंजेस को हम कहते हैं इन्यूप्लॉइडी। देयर में बी फ्यूअर क्रोमोसोम, इसमें क्या होती है, में भी कि एक क्रोमोसोम कम हो जाए, ठीक है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल में सिर्फ 1X क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से फिर उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे कि इनफर्टिलिटी वगैरह एक्सेट्रा हो गई, ठीक है, उसकी एबनॉर्मलिटी बाद में ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोम होती है जिसमें एक क्रोमोसोम जो है ना वो मिसिंग होता है, जैसे कि फीमेल विथ 1X क्रोमोसोम इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और मोर क्रोमोसोम की डिसऑर्डर्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि एक क्रोमोसोम अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हमारे साथ क्या हो गए, डाउन सिंड्रोम हो गए। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाते हैं, जो कि ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाती है, क्रोमोसोम 21, ठीक है, जबकि नॉर्मल क्रोमोसोम जो है ना वो 2 कॉपीज़ आते हैं, यानी एक मदर से एक फादर से। और जब डाउन सिंड्रोम हो जाए तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 जो है ना वो 3 कॉपी के बन जाते हैं। तो इस वजह से फिर बच्चा जो है ना उसमें क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं और उस वजह से उसमें डाउन सिंड्रोम अकर हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स रिमेंबर रखना है कि इन्यूप्लॉइडी उस कंडीशन को कहते हैं कि इसमें या क्रोमोसोम गेन हो जाते हैं एक, और या उसकी लॉस हो जाती है और उसकी रिजल्ट में हमारे साथ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसको हम कहते हैं इन्यूप्लॉइडी, ठीक है।
Having an abnormal number of chromosome and haploid is called aneuploidy। इसी तरह से भी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होती है इसमें, ठीक है, वही बात है कि एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है जिसकी वजह से नॉन डिस्जंक्शन या नॉन सेपरेट हो जाती है, मतलब उसकी जो सेपरेशन है वो सही से नहीं हो जाती, और जब उसकी सेपरेशन सही से नहीं हो जाती तो हमारे साथ ये डिजीज़ अगर हो जाती है। Such individual have various abnormal physiologic and morphologic traits, और जो उसकी physiologic and morphologic characters होते हैं, उसकी function and structure जो character होते हैं तो वो क्या हो जाती है, abnormal बन जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए डाला गया है जो कि इस स्लाइड का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे भी मैंने आप लोगों को समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं जो नॉर्मल माइटोसिस होते हैं ना, तो उसमें हमारे साथ जो मेटापेज, इनापेज, डॉटर सेल्स वो बिल्कुल सेम, यानी जिसको हम सिस्टर सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ से एक ये जो ब्लू कलर एंड पिंक कलर के एनापेज में जो डिवीजन हो जाती है तो वो बिल्कुल सेम ही आ जाती है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। जबकि अगर हम इन्यूप्लॉइडी को तरफ देख लें तो इन्यूप्लॉइडी में क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम की डिवीजन होती है ना वो नहीं हो जाती। यहाँ तक हमारे साथ बिल्कुल सेम होता जा रहा है, यानी मेटापेज तक बिल्कुल सेम है, लेकिन जो एनापेज है उसमें क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं होती। ये ब्लू नंबर क्रोमोसोम आप लोग देख सकते हैं, इसकी डिवीजन नहीं होती, इसकी सेंट्रोमेयर नहीं बनती, ठीक है, और जब इसकी डिवीजन नहीं होती तो ये क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम जो है ना ये एक के साथ ऐड हो जाते हैं और इसमें गेन ऑफ वन क्रोमोसोम हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर हम कह सकते हैं कि इसमें इन्यूप्लॉइडी आ गई है, यानी वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम फिर रेफर करते हैं कि नॉट सेपरेटेड या नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, या इसको हम इन्यूप्लॉइडी का नाम रेफर कर सकते हैं। अब हमारे साथ है कि इन्यूप्लॉइडी इज अ सेलुलर कंडीशन इन विच इंस्टेड ऑफ टू क्रोमोसोम यू हैव आइदर अ मिसिंग और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑफ द ऑटोसोम्स 1 to 22 और 6 क्रोमोसोम, ठीक है। बताया गया है कि हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन होता है, सेलुलर कंडीशन है, ठीक है, जिस तरह से सेल डिवीजन कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में दो क्रोमोसोम जो है ना उसकी क्या हो जाती है, उस दो क्रोमोसोम के बजाय यहाँ पे या तो एक क्रोमोसोम आ जाता है या हमारे पास 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी इसमें एक क्रोमोसोम की या तो मिसिंग हो जाती है या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी बन जाती है, और उस एबनॉर्मेलिटी को हम रेफर कर देते हैं क्या, इन्यूप्लॉइडी। इसी एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि पेचू सिंड्रोम्स होते हैं, जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 जो है ना उसकी एडिशन आ जाती है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाती है, और इसको हम ट्राइसोमी भी कह सकते हैं, ट्राइसोमी 13, ठीक है, एक 13 नंबर जो क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा आ जाती है, 2 की बजाय 3 आ जाते हैं। इस दौरान हम रेफर करते हैं कि पेचू सिंड्रोम हो गया है। या अगर डाउन सिंड्रोम की तरफ आप लोग देख ले तो इसी तरह से उसमें भी 21 नंबर क्रोमोसोम जो है ना वो एक ज़्यादा आ जाता है, 2 के बजाय 3 कॉपी आ जाती है, और जो बच्चा है उसमें डाउन सिंड्रोम रेफर आ जाती है या डाउन सिंड्रोम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर एडवर्ड सिंड्रोम को हम देख ले तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 18 नंबर जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाती है, उसमें एक क्रोमोसोम की ज़्यादती आ जाती है, ठीक है, यानी 2 के बजाय 3 आ जाते हैं, तो उसको हम रेफर करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इसी तरह से अगर टर्नर सिंड्रोम को हम देख ले तो टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम जो है ना वो मिस हो जाती है, ठीक है, और जो लड़की में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं तो वो फिर 1 हो जाती है, और उस दौरान भी हम रेफर कर सकते हैं कि ये भी एक इन्यूप्लॉइडी कंडीशन है। इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आप लोग देख ले तो ये सारे 2 कॉपी आ गए हैं, लेकिन अगर 21 नंबर क्रोमोसोम को आप लोग देख ले तो इसमें 3 कॉपीज आ गए हैं, ठीक है, ट्राइसोमी हो गई है, 21 ट्राइसोमी, और इस दौरान हम रेफर करते हैं कि ये हमारे साथ डाउन सिंड्रोम कंडीशन है, ठीक है। बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो वो डाउन सिंड्रोम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है कि कैन अकर विथ 6 क्रोमोसोम 2, ये हमारे साथ 6 क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, जैसे कि इफ अ पर्सन इज मिसिंग ऑल आर पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम X0 इंस्टेड ऑफ XX, ठीक है। अगर एक पर्सन है और उसमें टर्नर सिंड्रोम अकर हो गए हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया, ठीक है, कि टर्नर सिंड्रोम में भी हो सकते हैं, यानी ये 6 क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। 6 क्रोमोसोम में किस तरह से कि अगर एक बंदा है या फीमेल है और
और उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो मिस है, ठीक है। अगर एक क्रोमोसोम मिस है तो उस दौरान जो फीमेल है वो तो फीमेल होगी, लेकिन वो टर्नल सिंड्रोम सफ़र करेगी, यानी उसमें एक सिंड्रोम अकर हो जाएगी जिसको हम टर्नल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगी, ठीक है। जबकि इसी तरह से एक और कंडीशन हो सकता है जिसको हम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना वो ऐसा होता है कि एक मेल होता है, उसमें हमारे साथ ऐसी सिंड्रोम अकर हो जाती है कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मेल जो है ना वो एक्स वाई का क्रोमोसोम से बनता है, ठीक है, उसकी जो सेक्स क्रोमोसोम होती है वो एक्स वाई होती है। लेकिन जब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम अकर हो जाता है तो उसमें एक्स एक्स वाई सिंड्रोम आ जाता है, यानी उस मेल में एक एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाती है। उसमें फिर जो आदतें होती है, कुछ ऐसे आदतें हो जाती है जो कि मतलब वो होता मेल है लेकिन उसकी जो आदतें वगैरह है वो बाइपोलर होती है, यानी फीमेल की तरह होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को फिर हम रेफर करते हैं कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो गया है। बताया गया है कि दे विल बी फीमेल बट सफ़र फ्रॉम टर्नल सिंड्रोम, ठीक है। ये जो 1x क्रोमोसोम है ये फीमेल ही होगी, लेकिन ये हमारे साथ एक सिंड्रोम को सफ़र करेगी जो कि क्या है, टर्नल सिंड्रोम है। एंड मे हैव मिनी हेल्थ कंडीशंस, और मिनी हेल्थ कंडीशन भी इसमें आ सकती है, यानी मिनी अदर एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन है कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इज अ कंडीशन इन विच मेल वेयर दे हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। एक मेल होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाती है, फिर उसको बाइपोलर कंडीशन या बाइपोलर डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाती है, और इसको हम के इस सिंड्रोम भी कह सकते हैं या एक्स एक्स वाई सिंड्रोम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कुछ क्लासिफिकेशन हो गई है, जैसे कि इसमें कुछ डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है। सिंगल जीन डिसऑर्डर जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट्स कह सकते हैं। जैसे कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव की हमने बात की कि डोमिनेंट में क्या होती है, ओनली वन कॉपी जो है ना वो इफेक्ट डाल सकती है बच्चे की आई कलर पे या बच्चे की कलर वगैरह पे, ठीक है। जबकि रिसेसिव में क्या होता है कि उसमें 2 कॉपीज होते हैं, अगर एक मिसिंग है तो उस दूसरी की यानी एक प्रेजेंट है तो उस एक की कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2 कॉपी ही इफेक्टेड हो सकती है बच्चे के लिए। एक्स वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गए। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ऐसा होता है कि ये मदर से बच्चा जो है ना वो इफेक्टेड हो जाता है, और इसमें ऐसा होता है कि अगर मदर में कोई म्यूटेशन आई है या उसकी जीन में कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है, जबकि उसमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, लेकिन बच्चे में वो साइन एंड सिम्टम दिखाई दे सकता है, और 50% चांसेस होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल चिल्ड्रन हो, लेकिन उसके बच्चों में 50% बच्चों को चांसेस हो सकती है कि उसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगी, ठीक है। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर होती है जो कि सिर्फ मेल जो है ना वो अपने बच्चे मतलब मेल बच्चा जो है ना वो इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये मेल की ही डिसऑर्डर्स है, और जब मेल की ही डिसऑर्डर है तो वाई जो है ना ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ ही मेल में प्रेजेंट होता है। तो जब मेल बच्चा प्रेजेंट होगा या मेल बच्चा जब पैदा होगा तो उसको वाई लिंक्ड सिंड्रोम होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो एक्स लिंक सिंड्रोम्स होते हैं तो वो मेल एंड फीमेल दोनों को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन जो वाई लिंक्ड सिंड्रोम है वो सिर्फ मेल बच्चे में प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रियल को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हमारे जीन पे डिफेक्ट या डिसऑर्डर आ सकती है इसकी वजह से। तो यहाँ पे बताया गया है कि डोमिनेंट डिजीज़ किस चीज़ को कहते हैं, दीज जेनेटिक डिजीज़ ओनली रिक्वायर्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ द जीन्स टू बी डैमेज, ठीक है। बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि जब हमारे साथ सिंगल कॉपी जो है ना वो डैमेज हो जाए एक जीन की, उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना वो अकर हो जाती है। दिस एरर नीड्स ओनली बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट इन ऑर्डर टू गेट द डिजीज़। और यहाँ पे बताया गया है कि ये डिजीज़ जो है ना ये कहाँ से होता है, एक पेरेंट जो है ना, एक पेरेंट या एक विरासत से या एक यानी या माँ से या बाप से, एक पेरेंट्स से ये क्या हो सकती है, ये डिजीज़ बच्चे तक
पहुंच सकती है या बच्चा इस डिजीज़ को गेट कर सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये डिजीज़ जो है ना वरासत में से एक पेरेंट से या मतलब चाहे वो माँ हो या बाप हो उससे ये डिजीज़ जो है ना एक कैरियर बन सकती है वो पेरेंट अपने बच्चे के लिए। ठीक है, ऑफस्प्रिंग तक ये डिजीज़ पहुंच सकती है। एक पेरेंट से क्या आता है, बैड क्रोमोसोम्स आता है और दूसरे पेरेंट से गुड जीन आता है, यानी एक पेरेंट से गुड जीन एंड दूसरे से बैड जीन। तो उस दोनों में से एक जीन जो कि डोमिनेंट है, जो कि बैड जीन है, वो डोमिनेंट बन जाता है और उसको ये रिसीव करता है और यहाँ पे ये जो डोमिनेंट डिजीज़ आई है तो ये कैरियर बन जाती है उस बच्चे के लिए और बच्चे में वो जेनेटिक एरर जो है ना वो दिखाई दे देता है और उस बच्चे में जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम डोमिनेंट डिजीज़ कह सकते हैं। इसी तरह से रिसेसिव डिजीज़ की अगर बात करें तो रिसेसिव डिजीज़ में क्या होता है कि जो 2 कॉपीज़ होते हैं, 2 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम, अगर ये डैमेज हो गए, ठीक है, यानी इसमें से अगर एक भी डैमेज हो गया तो बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स द जेनेटिक एरर यूजुअली नीड टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। और ये कहाँ से आता है, जो हमारे साथ डोमिनेंट था वो सिर्फ एक पेरेंट से आता था, लेकिन ये जो है ना ये बोथ पेरेंट्स से ये डिजीज़ अकर होगी या बच्चा मतलब लेगा। ठीक है, बोथ पेरेंट्स से ये डिजीज़ बच्चे तक पहुँच सकती है। Inheriting this gene error from only one parent usually cause the person to be a carrier of the disease। अगर ये डिजीज़ जो है ना एक पेरेंट से बच्चे तक पहुंच गया तो फिर क्या होगा, वो बच्चा जो है ना एक कैरियर ऑफ द डिजीज़ बन जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी जेनेटिक साइन इन सिम्टम या डिजीज़ वगैरह नहीं होगी। ठीक है, उसमें जेनेटिक एरर होगी, स्टिल हैविंग द जेनेटिक एरर, उस बच्चे में स्टिल हैविंग जेनेटिक एरर होगी, यानी उसकी जीन में एरर होगी, लेकिन उसमें कोई भी साइन इन सिम्टम नहीं दिखाई देगा, यानी उसमें कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होगा। विदाउट डिजीज़ और सिम्टम वो बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसकी जेनेटिक एरर्स होगी। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंस की अगर बात करें, ऑटोसोमल डोमिनेंस जो है ना ये एक ऐसा कंडीशन होता है आर एक्सप्रेस्ड एन इंडिविजुअल हु हैव जस्ट 1 कॉपी ऑफ द म्यूटेंट एलील। ये उस कंडीशन में अकर हो जाती है या उस कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाती है जिसमें सिर्फ 1 कॉपी ऑफ द म्यूटेंट एलील हो, यानी जो चेंजेस ऑफ द एलील या जीन्स में आए हैं या कैरेक्टर्स में आए हैं तो उसमें सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट हो। दिस द ट्रांसमिशन ऑफ इन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, और ये क्या कर देती है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये हमारे साथ ट्रांसमिशन कर देती है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को। ठीक है, अफेक्टेड मेल एंड फीमेल हैविंग एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग वन ऑन द ट्रेट ऑफ टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बताया गया है कि ये कंडीशन जो है ना ये मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली अपने बच्चे तक या मतलब ऑफस्प्रिंग तक दोनों इक्वली, या है वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों से पास हो सकती है। ठीक है, यानी माँ एंड बाप दोनों से पास हो सकती है। अगर माँ से पास हो गया तो वो भी मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी भी हो सकती है, उसकी भी चांसेस हो सकती है कि पास हो जाए, या बाप से दोनों से चांसेस है कि ये अपने बच्चे तक पास करे इस जीन को या इस एलील को। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि कुछ डिजीज़ है, तो उसमें से प्रेजेंट है हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारे नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में जो नर्व सेल्स प्रेजेंट है तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। इस कंडीशन को हम हंटिंगटन डिजीज़ कह सकते हैं। हंटिंगटन डिजीज़ या कोरिया या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें कि जो न्यूरो है यानी जो नर्व है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से हो जाती है और जो कि हमारे मसल्स की मूवमेंट को भी इफेक्ट कर देती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा डिजीज़ है जिसको हम एकॉन्ड्रोप्लेजिया कह सकते हैं। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में हमारे साथ डॉर्फिज्म हो जाती है। डॉर्फिज्म किस तरह से हो जाती है, ये जो लिम्फ है ना, ये जो हमारे लिम्फ होते हैं ये बिल्कुल शार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा जो डिजीज़ है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें जो सिस्ट प्रेजेंट होते हैं किडनी में वो इनलार्ज हो जाते हैं, इसकी करेक्टर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे साथ किडनी फेलियर भी अकर कर सकती है, यानी वहाँ तक भी चल सकता है।
ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की हमने बात की, अब ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं कि ये किस तरह से इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो बताया गया है कि इस लफ्ज़ को समझने के लिए आपने क्या करना है, इस लफ्ज़ को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ऑटोसोमल एक अलग लफ्ज़ है, रिसेसिव एक अलग है, एंड इनहेरिटेंस अलग लफ्ज़ है। तो ऑटोसोमल किस चीज़ को कहते हैं, ये हमारे साथ दिस मीन द डिजीज़ अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली। ठीक है, ऑटोसोमल का मतलब ये है कि ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, रिसेसिव का मतलब ये है कि दिस मीन बोथ पेरेंट मस्ट बी कैरी फॉर अ चाइल्ड टू बी रिस्क ऑल्दो द पेरेंट देमसेल्फ आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिसीज। बताया गया है कि अगर पेरेंट जो है ना, चाहे वो माँ हो या बाप हो, दोनों पेरेंट बोथ पेरेंट में कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अफेक्टेड ना हो, लेकिन वो बच्चे के लिए कैरियर बन सकती है। ठीक है, किस तरह से, अगर बोथ पेरेंट में डिजीज़ प्रेजेंट ना हो लेकिन वो बोथ पेरेंट जो है ना उसको वो रिस्क फैक्टर डाल सकती है अपने बच्चे के लिए, जिस तरह से कजन्स मैरिज वगैरह हो गए। ठीक है, ये उस कंडीशन को हम कह सकते हैं। एंड इनहेरिटेंस दिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक, और इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक होते हैं इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। यानी जो जीन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं मदर से ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है, सॉरी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, तो उस कंडीशन को हम रेफर करते हैं इनहेरिटेंस। Recessive condition are clinically manifest only when an individual has 2 copies of the mutant allele। बताया गया है कि जब 2 कॉपी अपनी म्यूटेंट एलील हो तो उस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमारे साथ साइन एंड सिम्टम आ सकती है रिसेसिव कंडीशन की। ठीक है, व्हेन जस्ट 1 कॉपी ऑफ द म्यूटेंट एलील इज प्रेजेंट, इंडिविजुअल इज कैरी ऑफ द म्यूटेशन बट डज नॉट डेवलप द कंडीशन। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर एक जीन में या एक एलील में म्यूटेशन आई है, चेंजेस आई है, डिजीज़ अगर हो गई है, एबनॉर्मेलिटी अगर हो गई है, तो तब क्या होगा, वो डिजीज़, वो म्यूटेशन बच्चे में प्रेजेंट होगा, बच्चे तक ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, लेकिन बच्चे में कोई भी इस तरह से एबनॉर्मेलिटी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें अगर बोथ रिसेसिव में ऐसा होता है कि अगर बोथ जो है ना वो मतलब बोथ एलील जो है ना वो अफेक्टेड हो गए हैं तो बच्चे में हमारे साथ वो डिजीज़ अकर होगा। अगर बोथ नहीं हो गए हैं, एक जीन या एक एलील सिर्फ अफेक्ट हो गया है, तो बच्चे में वो म्यूटेशन प्रेजेंट होगा लेकिन उसमें कोई कंडीशन या कोई डिजीज़ अकर नहीं होगा। अच्छा, फीमेल एंड मेल आर अफेक्टेड इक्वली, फीमेल एंड मेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिर उसके जो बच्चे होते हैं, जो कि हमारे साथ 25% बच्चे जो है ना वो होमोजाइगस वाइल्ड टाइप हो सकते हैं लेकिन अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है, अफेक्टेड बच्चे जो है ना वो 25% हो सकते हैं, जिसमें होमोजाइगस यानी जो 1 जीन की एबनॉर्मेलिटी आती है या म्यूटेशन आती है तो वो अफेक्टेड हो सकती है, और 50% जो है ना वो हेट्रोजाइगस हो सकती है अनअफेक्टेड कैरियर। ठीक है, अब एग्जांपल ले सकते हैं हम इस कंडीशन की, यानी जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन था, तो उसके एग्जांपल में हमारे साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट है, क्रोमेटोसिस प्रेजेंट है, एंड फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, तो बताया गया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि सिक्रेटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डिसऑर्डर या वो ग्लैंड जिसमें हमारे साथ शामिल है म्यूकस ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड। ठीक है, तो उसमें डिसऑर्डर आ जाती है जिसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कह सकते हैं। ये हमारे साथ एग्जांपल हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा डिसऑर्डर हो गया हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, हेरिडिटी हीमोक्रोमेटोसिस इज inherited genetic disorder in which there is excessive accumulation of iron। जब हमारी बॉडी में आयरन की ज़्यादा accumulation हो जाए, यानी ओवरलोड आयरन हो जाए, आयरन ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम हीमोक्रोमेटोसिस रेफर्स कर सकते हैं, और ये भी एक कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये मदर फादर से काज हो सकती है बच्चे तक, ठीक है, विरासत में आ सकती है। अच्छा, अब फिनाइल कीटोन यूरिया की तरफ देख ले, तो ये हमारे साथ एक ऐसा म्यूटेशन ऑफ जीन होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 उसमें म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, द जीन कोड फॉर प्रोटीन कॉल्ड PAH, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज।
ठीक है, जो कोडिंग हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, PAH कह सकते हैं, एन एंजाइम इन द लीवर। और ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीवर में। द एंजाइम ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन इनटू अदर प्रोडक्ट्स द बॉडी नीड्स। ठीक है, और ये एंजाइम का क्या काम होता है, ये इस अमीनो एसिड या जो हमारे साथ फिनाइलएलेनिन बन गए हैं, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन कर देती है और हमारी बॉडी के नीड्स को पूरे कर देते हैं। तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है, एक डिजीज़ कंडीशन हो सकता है, और ये हमारे साथ ऑटोसोमल डिसऑर्डर की, ऑटोसोमल जो रिसेसिव डिसऑर्डर है उसकी एग्जांपल आ सकते हैं। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की तरफ देखते हैं कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया भी कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में जो बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों जो है ना वो उसको 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि उसको मेल एंड फीमेल में इफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो अगर फीमेल जो मदर है उसमें अगर एक्स क्रोमोसोम की डिसेबिलिटी या एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो क्या हो गए हैं, उसमें म्यूटेशन आ गई है, और वो अब अपने ऑफस्प्रिंग तक, यानी जो ऑफस्प्रिंग होती है उस तक ये डिफेक्ट या ये जो म्यूटेशन वाली जीन है वो वहाँ तक एज अ करियर मतलब अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करें, तो क्या हो सकता है, 50-50 चांसेस हो सकती है कि उसकी बच्चों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें इफ़ेक्ट आ सकती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों की जो बच्चा है जो कि नॉर्मल मेल मतलब अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में से 50% चांसेस है कि 2 बच्चों को ये डिसऑर्डर होगी, ठीक है, अफेक्टेड होगी। लेकिन जो 2 बच्चे हैं तो उसमें से 2 बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम एक मदर से आई है और एक फादर से आई है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, जो बच्चा है वो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम की डिसऑर्डर है। ठीक है, अब अगर इस मेल बच्चे को आप लोग देख ले तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जीन आया है मदर से भी और फादर से भी। जबकि इन दोनों बच्चों को अगर आप लोग देख ले तो इन दोनों बच्चों में से जो मेल है तो वो बिल्कुल अफेक्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया है वो क्या बन गया है, उसके लिए अफेक्टेड बन गया है, तो ये इसमें सिंड्रोम होगी। लेकिन जो फीमेल है उसमें सिंड्रोम नहीं होगी, लेकिन वो उसमें क्या होगी, उसमें साइन एंड सिम्टम या ये कंडीशन नहीं होगा, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए करियर बन जाएगा फिर। यानी इसके जो बच्चे पैदा होंगे तो वो 50% एबनॉर्मल होंगे और 50% बच्चे जो है ना वो ठीक होंगे। ठीक है, ये भी अपने मदर की तरह एज अ करियर बन गई। ठीक है, करियर फीमेल बन गई, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम्पल को एक्स लिंक डिसऑर्डर में डाल सकते हैं। अब हमारे साथ है वाई लिंक डिसऑर्डर। वाई लिंक डिसऑर्डर में क्या होता है, वाई लिंक डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है ना तो वो बिल्कुल जो फीमेल बच्चा है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि फीमेल में क्या होती है, फादर से भी एक्स आता है और मदर से भी एक्स आता है, जो कि फादर को वाई लिंक डिसऑर्डर है, यानी वाई की डिसऑर्डर है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम की डिसऑर्डर है। एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, तो जब एक्स क्रोमोसोम मदर से और फादर से आएगी तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होगा, यानी फीमेल इस कंडीशन से बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। इसमें फीमेल की कोई डिसेबिलिटी या कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आ सकती। लेकिन जब मेल बच्चा पैदा होगा तो उसमें क्या होगा, जो फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा तो वो उस बच्चे में एबनॉर्मल क्रोमोसोम आएगा, क्योंकि फादर को वाई लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अगर फादर को वाई लिंक डिसऑर्डर है तो फादर से जो क्रोमोसोम आएगा तो वो बच्चे में भी होगा, जो कि हमारे साथ मेल बच्चा है, और मेल बच्चा इस कंडीशन को अफेक्टेड, यानी मेल बच्चे पे एक इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि जो मदर से क्रोमोसोम आता है तो वो तो एक्स होता है, बच्चे में सिर्फ जो सन होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, और वो वाई क्रोमोसोम फादर से आता है और फादर जो है ना वो अफेक्टेड है ऑलरेडी, तो वो कैरियर बन जाएगा अपने बच्चे के लिए। ठीक है, यानी बच्चे तक उसकी जो डिफेक्ट है या जो एबनॉर्मलिटी है वो आ जाएगा और बच्चा जो है ना वो फिर एबनॉर्मल होगा, जिसको हम वाई लिंक्ड डिसऑर्डर कह सकते हैं। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर आर काज्ड बाय म्यूटेशन ऑन द वाई क्रोमोसोम बिकॉज मेल इनहेरिटेड अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर्स। ठीक है, फादर से ले सकता है अपना वाई क्रोमोसोम, तो उस वजह से एवरी सन ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो इस वजह से जितनी भी उसके जो मेल चाइल्ड पैदा होंगे तो वो अफेक्टेड होंगे, वाई लिंक डिसऑर्डर इसमें प्रेजेंट होगा।
क्योंकि पदर में सिर्फ एक वाई लिंक होता है, ठीक है। और अगर वो वाई लिंक जो है ना वो अफेक्टेड है तो बच्चा भी अफेक्टेड होगा, जो कि मेल बच्चा होगा, जबकि फीमेल बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। बिकॉज फीमेल ओनली इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम दियर फादर एंड नेवर अ वाई क्रोमोसोम, फीमेल ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड, फादर आर नेवर अफेक्टेड, ठीक है। अगर फादर अफेक्टेड है तो फीमेल जो बच्चा है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन जो फादर अफेक्टेड है वही लिंक क्रोमोसोम है उसे, और जो मेल बच्चा पैदा होगा तो वो अफेक्टेड होगा। सिंस द वाई क्रोमोसोम आर रिलेटिवली स्मॉल एंड कंटेनिंग वेरी फ्यूजन, ये जो वाई क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स है ना ये बिल्कुल कम जीन इसमें होते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत कम डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो इसकी डिसऑर्डर भी कम है, इसकी चांसेस भी कम होती है, और इसके जो बच्चे पैदा होते हैं जो कि वाई लिंक डिसऑर्डर होते हैं तो वो भी कम होंगे, ठीक है। यानी मिलियन में से एक बच्चा ऐसा हो सकता है। ऑफन द सिम्टम इंक्लूड इनफर्टिलिटी, इसकी साइन इन सिम्टम में इनफर्टिलिटी भी आ सकती है, यानी जो मेल इनफर्टिलिटी होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आल्सो नॉन एज maternal inheritance applies to genes in mitochondria DNA। बताया गया है कि ये हमारे साथ वो इनहेरिटेंस होती है जिसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, और अप्लाइज टू जीन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे अप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज ओनली एक्स सेल्स कंट्रीब्यूट माइटोकॉन्ड्रिया टू द डेवलप एम्ब्रियो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओनली मदर कैन पास द ऑन माइटोकॉन्ड्रिया कंडीशन टू द चिल्ड्रन, टू डियर चिल्ड्रन, और ये कंडीशन ओनली मदर से पास होती है इसके चिल्ड्रन को। एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, इसके एग्जाम्पल में ये डिजीजेस आ सकते हैं बच्चे में, एंड डीपनेस यानी जो हेयरिंग लॉस है वो आ सकती है, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू यूजेबल एनर्जी, दस मेनी डिजीज ट्रांसमिटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस अफेक्ट ऑर्गन विद हाई एनर्जी यूज सच एज हार्ट, स्केलेटल मसल्स, लीवर एंड किडनी। बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है तो वो क्या है कि मतलब जो पावर हाउस ऑफ द क्या है एनर्जी जो है ना वो हमारे बॉडी को ये प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देती है और ये हाई एनर्जी वाले प्लेस है, तो अगर इसका जो बच्चा है वो इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होगी तो इसका मतलब ये है कि हाई एनर्जी वाली जगह में ये अफेक्टेड कर सकती है, उस जगह पे अफेक्टेड डाल सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में हाई एनर्जी वाली जगह कौन कौन से है, हार्ट है, स्केलेटल मसल्स है, लीवर है एंड किडनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है तो उसको न्यूरोपैथी जो कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो गए, डायबिटीज मेलाइटिस हो गए एंड डीपनेस, इसके साथ साथ उसको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, स्केलेटल मसल्स डिसीज़ भी हो सकती है एंड लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर्स भी इसको हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मल्टी पिक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स, अब वो डिसऑर्डर जो कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा मौजूद है तो उसके बारे में बताएंगे। मल्टी पिक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर क्या हो सकती हैं, ये हमारे साथ मल्टीपल जीन से काज हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल जीन जो कि हमारे साथ एनवायरनमेंट फैक्टर्स की वजह से होती है, एनवायरनमेंट की वजह जो है ना वो हमारे ऑफस्प्रिंग के लिए एक काज बन सकती है और उस वजह से हमारे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर से, ठीक है। The exact number of chromosomes of gene contributing to multifactorial traits is not known, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट जीन नंबर है वो अभी तक मालूम नहीं है, एंड हैव नो क्लियर कट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एज सिंगल जीन डिसऑर्डर, और इसकी अभी तक कोई क्लियर कट पैटर्न भी नहीं आया है, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे साथ कुछ डिसऑर्डर प्रेजेंट है जो कि क्लिफ्ट लेफ्ट हो गया, यानी जो लेफ्ट डिसऑर्डर्स होते हैं ज़्यादातर अगर आप लोग बच्चे को देख लें तो उसमें जो क्लिफ्ट लेफ्ट होते हैं, जैसे कि लिप्स जो है ना वो उसमें सुराख होती है, ठीक है, या तो अपर लिप्स प्रेजेंट भी नहीं होता या लोअर लिप्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्लिफ्ट लिप कहते हैं। ये हो गया क्लिफ्ट प्लेट हो गए, ठीक है। क्लिफ्ट
फुट, जैसे कि फुट मिसिंग है या फुट जो है ना वो 2 है, ठीक है, या फुट की कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, एंड जो फाइलोरिक स्टेनोसिस हो गए या कंजेनिटल हेप डिसलोकेशन हो गया, ठीक है, ज़्यादातर हेप जो है ना वो डिसलोकेट हो जाता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गई, ये सब हमारे साथ जीन की वजह से होती है और इसको हम मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये किस वजह से होती है? एनवायरनमेंट की वजह से होती है। एनवायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स में फिर क्या प्रेजेंट है? अच्छा, ये जो है ना ये कंजेनिटल होती है, ये कंजेनिटल डिसऑर्डर्स है, यानी पैदाइश के दौरान होती है। फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर जो कि एनवायरनमेंट की वजह से होती है। तो एनवायरनमेंट की वजह से जो मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स होती है तो वो कौन कौन से हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया, ठीक है, यानी जो हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर जो कि लिटल लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है, एंड जो कि शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो गए, ये सब हमारे साथ एनवायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दी इस चैप्टर का था तो वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि डाउन सिंड्रोम है, उसकी काजेज, उसकी साइन एंड सिम्टम, उसकी डिफिनीशन